हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी, फॉर्मर एजीएम आरबीआई। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आप अच्छे से समझ जाओगे बैंकिंग सिस्टम क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देख लो। और इसमें लेटेस्ट अपडेट भी है, तो एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा और आज की डेट में क्या हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में वो भी आपको समझ में आएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है बैंकिंग सिस्टम का। अगर आपको कोई ब्रॉड स्ट्रक्चर समझना है तो सबसे ऊपर आरबीआई है जो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। लाइसेंस बैंकिंग करने के लिए आपको आरबीआई से मिलते हैं। अगर आरबीआई लाइसेंस देगा ही नहीं तो आप बैंक खोलेंगे कैसे? दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बैंक को, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये नंबर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये अपडेटेड नहीं था। तो शेड्यूल्ड बैंक मेन है आज की डेट में। शेड्यूल्ड बैंक मतलब कोई भी बैंक जिसको आरबीआई ने सेक्शन 42(6)(a) के अंदर एक शेड्यूल में लगा रखा है। भाई आरबीआई ने एक लिस्ट बनाई है, बेसिकली अप्रूव्ड है उस शेड्यूल के अंतर्गत। तो आज की डेट में सारे बैंक शेड्यूल बैंक है। आप ये मान लो नॉन शेड्यूल तो रहे, यानी कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल्ड है। अब दो तरीके से बांट लेते हैं बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक। मैं कोऑपरेटिव पहले बता रहा हूँ आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव में आपको अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव, तीसरा है लॉन्ग टर्म रूरल कोऑपरेटिव। तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसमें सिंगल स्टेट भी होते हैं, मल्टी स्टेट भी होते हैं। रूरल कोऑपरेटिव बैंक का 3 टियर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सेंट्रल लेवल। बैंकिंग सिस्टम की बात करें ना इंडिया में 3 टियर स्ट्रक्चर है इसका। ये आपको पता होना चाहिए, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्राइमरी लेवल जिसको हम पैक्स बोलते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 2 टियर स्ट्रक्चर है और उसके अलावा लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हैं। चलो इतने बैंक को पार कर देते हैं। अब आते हैं कॉमर्शियल बैंक में। ये स्ट्रक्चर बड़ा है तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पब्लिक सेक्टर बैंक का, जिनको आप सरकारी बैंक भी बोलते हैं। एसबीआई अपने आप में एक अलग बैंक है। एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक बाकी अलग है क्योंकि एसबीआई 1955 में बना था, इसका राष्ट्रीयकरण पहले हो गया था। बाकी जो नेशनलाइज बैंक हैं पहले 1969 में ये नेशनलाइज हुए और फिर बाकी बचे हुए 80 में हो गए थे। ये भी पहले प्राइवेट बैंक होते थे, भारत सरकार ने इनको नेशनलाइज कर दिया। आईडीबीआई बैंक भी इस कैटेगरी में क्योंकि उसमें भी भारत सरकार की होल्डिंग ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये कितने हैं क्या है मैं आऊँगा इस पर, कितना इनका रोल है। पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसमें दो टाइप के बैंक हैं। एक है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक माना जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, करूर वैश्य बैंक। न्यू प्राइवेट सेक्टर में आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक बैंक, ये सब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए। फॉरेन बैंक हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचडीएफसी, सिटी बैंक, ये बड़े वाले हैं। उसके अलावा 46-47 फॉरेन बैंक हैं इंडिया में। कई बैंकों के शायद अपने नाम भी ना सुने हों, जैसे कि सिन्हन बैंक होता था एक, उसका नाम फिर बदल गया था। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। रीजनल रूरल बैंक, इनका अपना योगदान है देश में बैंकिंग सिस्टम में। क्यों बनाए गए थे ये 1975 में, जिसमें कि रूरल में फाइनेंसिंग हो सके, है। और बाद में तो रूरल, ये आरआरबी के थे। आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% योगदान और 35% स्पॉन्सर बैंक का, 15% किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था। तो स्पॉन्सर बैंक इनको चला रहे हैं, काफ़ी गाइडेंस वहाँ से मिलती है। उसके बाद बनाए लैब, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक, अब इसके बारे में बताता हूँ बाद में। अब आज की डेट में कम हो गए और ये पहले 4 हुआ करते थे। अब आरबीआई ने लाइसेंस उनके कम करके 2 कर दिए, एक को तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया। तो लोकल एरिया यानी कि एक छोटे से एरिया में काम करते हैं। प्राइवेट बैंक हैं ये, जैसे आरआरबी भी एक कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, उसी थीम पे बनाए लोकल एरिया बैंक, लेकिन ये प्राइवेट हैं। आरआरबी तो सरकारी हो गए ना, 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों बैंक आए, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, जब आरबीआई ने डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस जारी किए। रघुराम राजन जी जब गवर्नर बने और नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, नचिकेत मोर आरबीआई की बोर्ड में होते थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए। समझ लीजिए बड़े वाले आरआरबी, यानी कि इनको ऑल इंडिया ऑपरेट करने की परमिशन दी गई। लैब को तो लोकल एरिया में काम करने को दिया गया था, इनको ऑल इंडिया ऑपरेट करने की परमिशन दी गई और मेन एजेंडा था रूरल में ये काम करें। स्मॉल फाइनेंस मतलब बैंक स्मॉल नहीं है लेकिन फाइनेंस स्मॉल है, छोटा छोटा लोन देना है इनको। पेमेंट बैंक बनाए गए जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके रेमिटेंस पे ज़्यादा काम करना है, लोन नहीं दे सकता पेमेंट बैंक। ये अपना मेजर बैंकिंग सिस्टम है। अब इसमें हो क्या रहा है?
अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, घबराओ मत, ये डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको एक पता लगेगा कि क्या हो क्या रहा है। जो मैंने आपको अभी दिखाया, देखिए यही सब बैंक यहाँ पे, ये एक्चुअल डेटा है आरबीआई के पब्लिकेशन से, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग से लिया है मैंने। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। इससे ना आपको पता लग जाएगा। अभी लोकल एरिया बैंक इसमें नहीं है क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, आरआरबी का अलग से है, बट बात नहीं कर रहे डेटा पे। अगर आप देखोगे डिपॉजिट्स, करीब 99 लाख करोड़ का डिपॉजिट है पब्लिक सेक्टर बैंक के पास और 48 लाख करोड़ का डिपॉजिट है प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास, उसका आधा। फॉरेन बैंक के पास तो बहुत छोटा हो गया ना, 7 लाख करोड़ का डिपॉजिट। स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो, सारे मिला के भी 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट कुल है स्मॉल फाइनेंस बैंक। कितने छोटे हैं ये, कितने ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं ना। अब नंबर भले से इनके हैं अभी कितने, 12 हैं, अभी बताता हूँ आगे, ठीक है। और पेमेंट बैंक में तो डिपॉजिट लेना अलाउड होता है, बट कितना है, सारा मिला के 2000 करोड़ का डिपॉजिट कुल है। डिपॉजिट लेना कितने तक का अलाउड है, केवल 2 लाख रुपए तक का। ये एग्जाम क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने हजार करोड़ का डिपॉजिट है, बट ये तो आपको मैं ब्रॉड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। आपको कंपैरिजन तो पता लगेगा ना कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक ही है जो सारे मिला लो एक साथ, देखो सबको मिला लो आप, फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास डिपॉजिट सारे और कैटेगरी और बैंकों को मिला के उससे ज़्यादा है। इसीलिए हमारे देश में 70% जो बैंकिंग है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा डोमिनेटेड है। अब जब डिपॉजिट तो सोर्स है, जब डिपॉजिट वैसे हैं तो एडवांसेस भी लगभग वैसे ही होंगे। इधर है लाइबिलिटीज, देखिए ये हैं आपके, सॉरी वो है एसेट्स, ये हैं लाइबिलिटीज आपकी। तो लाइबिलिटीज में क्या होते हैं, मेनली डिपॉजिट होते हैं, कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। और डिपॉजिट में भी डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, इसको क्या बोलते हैं, अपने कासा बोलते हैं, और टर्म डिपॉजिट। फिर बैंक की बोरोइंग भी हो सकती है ना, बैंक ने लोन दिया है, लिया है कोई कहीं से, तो वो बोरोइंग में हो गया। और उसके अलावा कोई अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन है, तो ये टोटल लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड में अगर आप देखोगे तो सेम ही होगा, सेम ही होगा, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। अब पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 99,00,000 करोड़ के अगर लोन डिपॉजिट लिए तो 63 लाख करोड़ के जो है लोन भी दिए। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक नंबर 2 पे हो गए, और फिर फॉरेन बैंक, और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, और पेमेंट बैंक को तो लोन देना अलाउड नहीं है। लोन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, बिल परचेज, ये चीज़ें आपको देखो पता लगी। बैंकिंग सिस्टम क्या है, बिल परचेज, हम बोलते रहते हैं ना, कोई ट्रेड हो रहा है, सेलर ने बिल रेज किया, बायर जब तक पेमेंट करेगा उस बीच वो बैंक उस बिल को परचेज कर लेता है, डिस्काउंट करता है, यानी कि 1 करोड़ का माल था, 80 लाख रुपये दिए, 80% दिया, 20% का डिस्काउंट है अभी, बाद में पैसे आएंगे उसको। सीसी और ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, मैंने सारे टर्मिनोलॉजी आपको बताई हुई, दूसरी वीडियो देखने पड़ेंगे। टर्म लोन भी हैं, टर्म लोन इंपॉर्टेंट हैं, लोन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक, जो डिपॉजिट आते हैं उसको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एसएलआर में काउंट होता है। इंडिया में कितनी है, आउटसाइड कितनी है, अदर अप्रूव सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम है। नॉन अप्रूव सिक्योरिटी मतलब ये एसएलआर इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और भी तो बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना, तो ये भी आपको दिखाई देंगे। ये डेटा याद नहीं रखना है, आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ डेटा के माध्यम से। इसके अलावा कैश बैलेंस विद आरबीआई क्यों रखा जाता है, ये देखो इतना सारा कैश बैलेंस रखा है बैंकों ने, खाली पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 5 लाख करोड़, अगर टोटल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का निकाल रहे हैं तो 9 लाख करोड़ रुपए इन्होंने आरबीआई के पास। क्या है ये, आरबीआई ब्याज देगा इस पे, नहीं देगा ना, मालूम होना चाहिए, सीआरआर पर्पज के लिए रखा है ये। उसके अलावा दूसरे बैंकों के पास भी रखा हुआ 10 लाख करोड़ रुपया, इस पे उन्हें ब्याज मिलेगा। देखो इसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एक दूसरे के पास रखा है, दूसरे बैंक को जरूरत थी तो बैंक ने दे दिया, उसको ब्याज मिल जाएगा। 1 रात के लिए दे तो 1 रात का ब्याज तो मिलेगा, अमाउंट बहुत बड़ा होता तो 1 लाख का ब्याज भी करोड़ों में आ जाएगा। ये है आपकी मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस। तो आपको समझ में आ रहा होगा बैंकिंग में होता क्या है। देखो ऐसे पैसा आता है, ये आपके सोर्स ऑफ फंड है, कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिपॉजिट से, बोरोइंग से, और ये आपका यूज ऑफ फंड है। हुआ ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम क्लियर। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और फिर से डेटा याद नहीं रखना है, ट्रेंड समझो, कोशिश करो समझने की, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर आप देखोगे डिपॉजिट में तो बीच में तो गिर ही गए थे डिपॉजिट, ये 12-13 से लेटेस्ट 20-21 तक है, तो आप देखेंगे बीच में डिपॉजिट का जो ग्रोथ था वो गिर गया था। ये ग्रोथ है, हाँ, क्वांटम नहीं है, तो यानी कि डिपॉजिट नहीं गिरे, डिपॉजिट में जो ग्रोथ थी वो कम हो गई थी। और सेम वे एसेट क्रिएशन में भी
इन्वेस्टमेंट में भी फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं आपको और क्रेडिट में भी। तो ग्रोथ कम हो गई थी लास्ट 19-20-21 में, आपको थोड़ा ग्रोथ दिख रही है क्योंकि उस समय आरबीआई ने मार्केट में पैसा डाला कोविड के टाइम में। क्रेडिट एंड डिपॉजिट, हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो हाउस होल्ड क्रेडिट ग्रोथ कितनी है, डार्क ब्लू कलर वाला जो है ये वाला, और आपको देख सकते हैं कि प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा आई है इधर लेटेस्ट वाले टाइम में। ग्रोथ इन एडवांसेस अगर आप देखेंगे लोन देने में ग्रोथ ज़्यादा हुई है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। एक्सपेक्टेड है ये भी, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ग्रोथ ज़्यादा हुई है बजाय पब्लिक सेक्टर बैंकों के। तो बीच में जो डॉटेड लाइन है वो हो गई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का एवरेज। सेम वे क्रेडिट कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया है, फिर डॉटेड जो है ऑल इंडिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेट्रो में जो है इधर ग्रोथ YoY कम हुआ है और सेमी अर्बन में ज़्यादा हुआ है। अभी देखिए ग्रोथ कहाँ आ रही है, सेमी अर्बन में और रूरल में भी आई है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई जो हम बैंकिंग सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हैं रूरल की और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जो इतना फोकस जा रहा है उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। क्रेडिट जीडीपी रेशियो की अगर आप बात करें, क्रेडिट जीडीपी गैप भी बढ़ा है और एज ए परसेंटेज जो क्रेडिट है पहले गिरा इधर 17-18 में, क्रेडिट एड जीडीपी का परसेंटेज गिरा और इधर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। कंट्री वाइज अगर आप देखो तो क्रेडिट जीडीपी रेशियो पाएंगे हम कि इंडिया डॉटेड लाइन है यहाँ पे, तो इंडिया से कम क्या है इधर ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। लेकिन जो अच्छे कंट्रीज हैं, चाइना तो बहुत आगे चल रहा है, देखो कितना क्रेडिट पुश किया हुआ है कम कंट्री का अंदर ग्रोथ लाने के लिए। और जो जापान है, यूएस है, यूरो एरिया है, वो हमसे काफ़ी आगे हैं। यानी कि इंडिया में स्कोप है और क्रेडिट डालने का। कई बार लोग बोलते हैं ना हम बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, नहीं अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो पाओगे, देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो SLR होते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ही पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक SLR इन्वेस्टमेंट है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला है इक्विटीज़ में इनके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ये कंपलसरी नहीं है, देखिए ये रिस्क लेने की बात है। प्राइवेट सेक्टर बैंक रिस्क ले रहे हैं, वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी ट्रेजरी ज़्यादा एक्टिव है। पब्लिक सेक्टर बैंक वाले बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेजरी में, डेट सिक्योरिटीज में दोनों लोग कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, आपके कोर्स में भी हैं, ये हमने सब जगह डिस्कस किए हैं। ROA और ROE, रिटर्न ऑन एसेट, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। तो रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखोगे तो ये इस बीच इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 सालों में। बीच में तो रिटर्न नेगेटिव हो गए थे, देखो सारे, अगर आप SCBs का एवरेज की बात करोगे। बट देख रहे होंगे कि आप फॉरेन बैंक जो ग्रीन वाला है, फॉरेन बैंक के सबसे बढ़िया हैं, फिर है प्राइवेट सेक्टर बैंकों के, फिर है पब्लिक सेक्टर बैंक के। पब्लिक सेक्टर बैंक के ROA तो निगेटिव हो गए थे, यहाँ बहुत ज़्यादा है, ब्लू वाला बार देखिए। और ऐसा ही लगभग ट्रेंड है ROE में, रिटर्न ऑन इक्विटी में। इक्विटी जो इन्वेस्ट की हुई है तो ये भी यहाँ नेगेटिव हो गई थी, अब ये पॉजिटिव हो गई है और ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में। ये जो IDBI बैंक है ना, इसका स्टेटस बड़ा अजीब है एक्चुअली। इसमें इक्विटी तो है भारत सरकार की ज़्यादा, लेकिन RBI ने इसको अपने क्लासिफिकेशन में PSB से हटा दिया था, पब्लिक सेक्टर बैंक से हटा दिया था और प्राइवेट सेक्टर बैंक ग्रुप में डाल दिया था। लेंडिंग रेट की अगर हम बात करें और निम की बात करें, निम क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। तो लेंडिंग रेट लगातार गिर रहे थे, अब बढ़ने शुरू होंगे ना, ये तो पुराना डेटा है 2021 तक का। अब 22 में आप देख रहे हो रेपो बढ़ रहा है, तो अब लेंडिंग रेट बढ़ने शुरू होंगे। देखिए 15-16 से लगातार लेंडिंग रेट गिर रहे थे, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। और निम इधर इम्प्रूव हुआ है ज़्यादातर, पब्लिक सेक्टर बैंकों का अच्छा इम्प्रूव हुआ, फॉरेन बैंक्स का उतना अच्छा इम्प्रूव नहीं हुआ, इनका तो इनफेक्ट कम हुआ है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और प्राइवेट सेक्टर बैंकों का भी ठीक इम्प्रूव हुआ, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निम इम्प्रूव होना उनके लिए ठीक बात है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, इसमें भी फॉरेन बैंक काफ़ी अच्छे हैं, प्रोविजनिंग किए हुए हैं। और उसके बाद नंबर 2 पर आ रहे हैं आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक इम्प्रूव हुआ, देखिए एज ए परसेंटेज काफ़ी इम्प्रूव किया है इन्होंने, लेकिन फॉरेन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों से कम है इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। और सिमिलर ट्रेंड आपको प्रोविजनिंग और प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक इधर जाके 2021 में आपको नेट प्रॉफिट में दिख रहे, नहीं तो यहाँ पर तो घाटे में हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक की बेटर सिचुएशन है और फॉरेन बैंक की भी बेटर सिचुएशन है। कैपिटल एडिक्वेसी की अगर बात करेंगे, Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल, देखिए ये अमाउंट है, फिर से बोल रहा हूँ अमाउंट आपको याद नहीं करना है।
ना ही ये परसेंटेज याद करना है, बट ऐसे नंबर देख के ना भरोसा आ जाता है कि अच्छा ये जो थ्योरी में हमने पढ़ा है ये प्रैक्टिकली डेटा ऐसे आता है। तो प्राइवेट सेक्टर, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो अगर उसमें आप देखेंगे CRAR, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कितना है, पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर 12.9 है तो प्राइवेट सेक्टर में उससे अच्छा है 14 इंप्रूव हुआ है। पब्लिक सेक्टर में 20 से 21 में अच्छा इंप्रूव हुआ। प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो ये 16 से 18 गए, काफ़ी अच्छी बात है। फॉरेन बैंक में भी ये 17.7 से 19.5, तो यहाँ पर अच्छी हालत है। ओवरऑल देखेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में तो हम कंफर्टेबल पोजीशन में है CRAR का। और टियर 1 इक्विटी जो कोर इक्विटी होती है वो भी सही स्थिति में है, प्राइवेट सेक्टर बैंकों की ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुकाबले। ग्रॉस नेट NPA जो रेशियो होता है, ग्रॉस NPA रेशियो जो होता है, अभी इसमें प्रोविजनिंग नहीं लिए गए, प्रोविजनिंग मैनेज करने के बाद नेट NPA बन जाएगा। तो ग्रॉस NPA पब्लिक सेक्टर बैंक का ज़्यादा है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक का NPA सबसे कम है। स्लिपेज रेशियो अगर आप देखेंगे, जो NPA में चला जाना, अकाउंट का स्लिप हो जाना मतलब स्लिपेज, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंकों का स्लिपेज रेशियो ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट टाइम में प्राइवेट सेक्टर बैंक उससे आगे निकल गए, वहाँ ज़्यादा स्लिपेज पकड़ में आई होगी। फॉरेन बैंक का स्लिपेज काफ़ी कम है, यहाँ पे NPA कम है। स्ट्रेस्ड एसेट एक्वायर्ड एंड एक्विजिशन कॉस्ट, तो स्ट्रेस्ड एसेट जो होते हैं, एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं वो एक्वायर करती हैं। सेल टू ARC भी दिख रहा है, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक की काफ़ी कम है, फॉरेन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा कर रहे हैं। ये फटाफट जो स्ट्रेस्ड एसेट है उसको बेच दो ARC को और अपने मेन काम पे आ जाओ। बैंकिंग के रिकवरी का काम ARC करती रहेगी, ये इसके पीछे आइडिया है। और एक्विजिशन कॉस्ट की अगर आप बात देख रहे होगे तो एक्विजिशन कॉस्ट टू बुक वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू है, जो एसेट, जो लोन, उसके मुकाबले एक्विजिशन कॉस्ट जो है आप गिर रही है। ये जो ग्राफ है ग्रीन वाला आपको दिखा रहा है, कुछ आपको याद नहीं रखना। सेक्टोरल ग्रोथ और GNPA रेशियो देखिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ, क्योंकि ये सब ना आपको डेटा लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों में, दिस इज द डेटा, दिस इज द ट्रेंड आपको जो दिखा रहा है। क्रेडिट ग्रोथ PSB की भी देखिए और क्रेडिट ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों की यहाँ पर अगर आप इस देखेंगे एग्रीकल्चर में बेटर है, इंडस्ट्री में खराब है, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग गया ना। सर्विसेज में भी गिरा ही है ना, ग्रोथ कम हुई है। रिटेल में लगभग फ्लैट है पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें, तो एक ब्रॉड ट्रेंड पता लगता है आपको कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, किन सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। और यहीं पर आपको जो आपका ग्रॉस NPA का रेशियो है वो भी देखने को मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा है और बड़ा है हल्का सा। इंडस्ट्री में ग्रॉस NPA का रेशियो कम है, नहीं कम है नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो 15% है स्केल में और यहाँ 12% यहाँ जाके है। देखिए ध्यान से देखना है कभी भी डेटा को, लेकिन उसकी ग्रोथ कम है, बट पहले बहुत ज़्यादा यहाँ इंडस्ट्री में NPA हो गया था। रिटेल में आपको दिख रहा होगा कि NPA काफ़ी कम है, देखो 2.5%, 2-2.5% तक जा रहा है मैक्स, और सर्विसेज में भी ये 8% तक गया है। तो आप क्या बोल सकते हो, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा NPA निकल रहा है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा NPA है, और फिर एग्रीकल्चर में, फिर है सर्विसेज में, और फिर है रिटेल में। इसीलिए रिटेल लोन करना चाहते हैं, कार लोन, हाउसिंग लोन। रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस की ये पोजीशन है, एग्रीकल्चर में थोड़ा बड़े हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों में, इंडस्ट्री में भी, और सर्विसेज में भी, और रिटेल में भी। तो जो स्टैंडर्ड एडवांसेज है उसकी काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। RBI ने ना काफ़ी सारा लेवेज दिया था बैंकों को पिछले 2 सालों में कोविड के चलते, कि आप रीस्ट्रक्चरिंग कर करके अकाउंट को स्टैंडर्ड रहने दो, मतलब एज पर द गाइडलाइन, क्योंकि देयर वर रियल प्रॉब्लम इन द मार्केट। क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो भी आप देख पाओगे हाउसिंग है इसमें काफ़ी, एग्रीकल्चर का रोल है, एग्रीकल्चर ज़्यादा भी है, रिक्वायरमेंट आपको करना ही है बैंकों को, और फिर एजुकेशन भी है, उससे पहले MSE है सेक्टर। एक्सपोजर टू सेंसिटिव सेक्टर, ये दोनों होते हैं सेंसिटिव सेक्टर। कैपिटल मार्केट मतलब जो मैं बोल रहा था, देखो बैंकों ने शेयर में इन्वेस्ट किया है या शेयर खरीदने के लिए लोन दिया है, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। रियल इस्टेट एक्सपोजर, रियल इस्टेट इज ऑल्सो सेंसिटिव सेक्टर। तो इसमें अगर आप देखेंगे आप पब्लिक सेक्टर बैंकों का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर तो कम है, लेकिन रियल इस्टेट में ब्लू कलर की लाइन देखिए है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों का हाईएस्ट है रियल एस्टेट एक्सपोजर भी और कैपिटल मार्केट एक्सपोजर भी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर ज़्यादा कंसर्न रहता है RBI को।
फॉरेन बैंक का तो ऊपर नीचे हो रहा है बट कम है सेंसिटिव सेक्टर में। पेमेंट सिस्टम के जो इंडिकेटर्स हैं, फिर से बहुत सारा डेटा है, घबराने का नहीं है, आपको समझना है कि पेमेंट सिस्टम में ये सब आता है, क्या क्या आता है, ECS, IMPS, NACH, NEFT, UPI, ABPS, AEPS, सब फंड ट्रांसफ़र के जो तरीके हैं, भीम, ECS, NACH, ये डेबिट ट्रांसफ़र्स हैं, ये क्रेडिट ट्रांसफ़र्स हैं, ये कार्ड पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा डेटा है। तो मैं ये टेबल यहाँ पे इसलिए लगाया कि आप समझ पाएंगे कि देखिए टोटल डिजिटल पेमेंट कैसे बढ़ रही हैं। इंडिया एक्चुअली डिजिटल पेमेंट में गजब कर रहा है, मतलब इंडिया हैज़ डन अमेजिंगली वेल इन द डिजिटल पेमेंट। टोटल डिजिटल पेमेंट के नंबर भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ATM भी बढ़ रहे हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ ATM भी 2,38,000 हो गए। अब ये डेटा आप कहीं भी कोट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 लाख 2.5 लाख ATM हैं, मतलब अब ये 2021 का डेटा है तो मैं मान रहा हूँ 2.4 तो हो ही गए होंगे, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स वैसे भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, आप 10 लाख नहीं लिख सकते, 1 लाख भी नहीं लिख सकते, तो आपको पता तो होना चाहिए ATM कितने हमारे देश में। इसमें भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर बैंक का ही है, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर फॉरेन बैंक। ऑन साइट ATM होते हैं जो बैंक के प्रीमाइस में होते हैं, और ऑफ साइड जो बैंक ब्रांच से अलग हैं। तो ऑन साइड ATM ज़्यादा हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में आप जानते हो, कोई भी कंप्लेंट हो तो आप वहाँ बैंकिंग ओम्बड्समैन को कर सकते हो। 1 महीना पहले आपको बैंक को कंप्लेंट करनी होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किसकी है, ATM डेबिट कार्ड की है, फिर है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की। मैं लेटेस्ट नंबर की बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड की कंप्लेंट है, उसके बाद फेलियर टू मीट कमिटमेंट और फेयर प्रैक्टिस कोड ऑब्जर्व नहीं किया है, इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट हैं। 3,41,000 कंप्लेंट एड्रेस की हैं, और देखिए हर साल बढ़ती जा रही है। पहले 3,06,000 थी, क्योंकि कस्टमर को अवेयरनेस भी आ रही है कि उनके पास ऐसा कोई तरीका है कंप्लेंट करने का। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बढ़िया चल रही है। अगर आप कंपेयर करोगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है, नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांच पर लाख एडल्ट, तो इंडिया की पोजीशन जो है जर्मनी, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश वगैरह से तो ठीक ही है, मलेशिया, सिंगापुर, बट ज़रूरी नहीं है कि इसको आप एक इंडिकेटर मान लो, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो बैंक ब्रांच की ज़रूरत वैसे भी कम होगी। बट हमसे ज़्यादा कहाँ है, इंडोनेशिया, US, फ्रांस में। नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट विद कमर्शियल बैंक पर 1,000 एडल्ट में तो अपने बहुत पीछे हैं। बांग्लादेश और केन्या से ही आ गए हम, हमसे भी आगे हैं वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, चाइना। देख रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में कितने पीछे हैं अभी भी हम। नंबर ऑफ ATM पर लाख एडल्ट, उसमें भी पुर्तगाल, मलेशिया, ग्रीस, जापान जैसे कंट्री बहुत ही आगे हैं, लेकिन अपने बेटर पोजीशन में ATM में, क्योंकि स्पेन, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, बांग्लादेश, इटली जैसी पोजीशन पर कह सकते हैं। नंबर ऑफ लोन अकाउंट विद कॉमर्शियल बैंक पर 1,000 एडल्ट्स, तो नंबर ऑफ लोन अकाउंट में भी अपनी पोजीशन तो बहुत ग्रेट नहीं है अगर 2020 का आप देखें, लेकिन इंडोनेशिया, जापान और बांग्लादेश से बेटर है। बट लोन अकाउंट का पर्पज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने का कि रिटेल के लोग कितने ले रहे हैं। तो जापान में रिटेल के लोग नहीं लेते होंगे, बट थाईलैंड, अर्जेंटीना, ग्रीस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा रिटेल है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर समझ लीजिए। मैंने अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो दूसरा वीडियो बनाया था, देख लीजिए, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्राइटेरिया हैं, एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के लिए। तो एक्सेस प्रोडक्ट जो बैंकिंग है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, इन सबको क्या एक्सेस है। यूजेस क्या है, क्रेडिट में, डिजिटल में, इंश्योरेंस में, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पेंशन के लिए। क्वालिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी और इनइक्वालिटीज एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, कस्टमर प्रोडक्शन, इन में सब जगह आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अब ये डेटा फिर से याद नहीं रखने का है, तो आप देख पाओगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। टुडे वी आर इन ए बेटर पोजीशन देन येस्टरडे। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान में अगर आपको देखने हैं नंबर ऑफ ब्रांचेज जो छोटे गांव में हैं, जहां पे 2,000 से कम की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे BC बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आउटलेट हैं ये, और टोटल बैंकिंग आउटलेट्स इन विलेजेस, BC के टोटल आउटलेट देख रहे हैं आप, लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये, ठीक है। अभी 11 लाख BC आउटलेट हैं। बैंकिंग आउटलेट इन विलेजेस टोटल 12,48,000 हो गए। और BSBDA अकाउंट की अगर हम बात करें तो इन लाख है ये 6,455 BSBDA अकाउंट खुल गए, 6,000 लाख, और OD भी दी गई अकाउंट में। किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं करीब 7 लाख का अमाउंट है, 7 लाख करोड़ का अमाउंट है, और
किसान क्रेडिट कार्ड अगर लाख में बात करें तो बेसिकली 4.66 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है। एक्चुअली इसमें डबल काउंटिंग हो जाती है, नहीं तो इतने तो किसान मिलना मुश्किल लग रहे हैं मुझे। जनरल क्रेडिट कार्ड जो है GCC ये भी है 2.02 करोड़। ये सब आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन दिखाता है। PMJDY अकाउंट जो हैं वो भी खुल रहे हैं। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन पब्लिक सेक्टर बैंक और RRBs का है। एवरेज बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप जो अकाउंट खोलने में है वो पब्लिक सेक्टर बैंक और RRBs है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। पब्लिक सेक्टर बैंक सच में पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। ये एक डेटा जो है आपको मालूम पड़ेगा। देखिए अगर हम डिपॉजिट की बात करें या क्रेडिट की बात करें, चाहे ब्रांचेज की बात करें, इंडिया में जो साउथ रीजन है और वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में भले से ब्रांच कम है लेकिन डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों ज़्यादा है, और सेम साउथ में भी। उसके बाद आता है नॉर्थ का नंबर, और फिर है सेंट्रल रीजन, फिर है ईस्टर्न रीजन। तो आप जानते हैं ना जो ईस्ट के हमारे स्टेट हैं, जैसे हम बात करते हैं बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे सच में आप देख रहे हैं कि ब्रांच होने के बावजूद भी डिपॉजिट और क्रेडिट कम है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी में उतनी प्रोस्पेरिटी नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सबसे नीचे है। ऐसा ही आपको दिखेगा पॉपुलेशन पर बैंक ब्रांच में। ईस्टर्न रीजन में काफ़ी कम ब्रांच हैं क्योंकि पर ब्रांच पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेंट्रल रीजन में उसके बाद फिर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में बेटर है। RRBs की बात कर रहे थे हम, तो 1975 में RRBs बने, लेकिन बाद में क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था। 2005 के अंत तक 42% RRBs जो हैं अपने जो है लीगेसी जो लॉसेस की वो कैरी कर रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई कि इनको मर्ज करना है। पहले फेज़ हुआ 2005 से 2010 के बीच। RRB जो है सेम स्पॉन्सर बैंक के जो सेम स्टेट में थे उनको मर्ज किया गया। दूसरा फेज़ हुआ 12 से लेकर 14 के बीच। RRB अक्रॉस स्पॉन्सर बैंक विद इन ए स्टेट वेर अमलगमेटेड। अब थर्ड फेज अमलगमेशन का चल रहा है, 1 स्टेट 1 RRB इन स्मॉलर स्टेट। स्मॉलर स्टेट, बड़े स्टेट में ज़्यादा 2 भी होंगे। तो अभी जो घट के नंबर आ गया है, 196 RRB होते थे 2005 में, और अभी नंबर हो गया 43। तो RRB का नंबर कम हो गया है। स्टैंड अलोन RRB जिनका एक बार भी अमलगमेशन नहीं हुआ वो अभी तक 9 हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बढ़िया प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि अमलगमेशन के बाद भी आप देख सकते हैं इधर नंबर ऑफ RRB इन लॉस बढ़ गया है। लोकल एरिया बैंक, जो मैं आपको बोल रहा था कि 4 लोकल एरिया बैंक होते थे, लेकिन फिर पहले जो एक कैपिटल लोकल एरिया बैंक था जलंधर हेडक्वार्टर जो है वो बन गया स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और 2020-21 में है RBI ने जो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक है उसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है। तो अब रह गए हैं 2 लोकल एरिया बैंक, बहुत कम इनका कंट्रीब्यूशन रह गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इसमें अपने पास 12। और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं? प्रोवाइड ए सेविंग व्हीकल फॉर अंडर सर्व्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ स्मॉल बोरोवर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट ऑपरेशन। 75% जो इनको बैंक है, इन बैंकों को अपना डिप्लॉयमेंट करना है क्रेडिट का प्रायोरिटी सेक्टर में। 75% ऑफ NBC जो 40% होता है बाकी बैंकों के लिए, और 50% से ज़्यादा जो है लोन 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए, मैक्सिमम 25 लाख तक के। तो इसलिए इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। 25 लाख रुपए तक का लोन जो है 50% होना चाहिए वहाँ पे। और अभी 12 ऑपरेशनल स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक का नंबर इस समय है 6 पेमेंट बैंक। और इसका आइडिया क्या था पेमेंट बैंक बनाने का? ये दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक थे डिफरेंशिएटेड बैंक। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे फॉर फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट बैंकिंग सोल्यूशन टू स्मॉल बिजनेसेस। लेंडिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई भी लेंडिंग नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। डिपॉजिट लेने के लिए 1 लाख तक ले सकते थे, अब वो लिमिट बढ़ा के 2 लाख कर दी है। ये मेजर बैंकिंग सिस्टम था इंडिया का। आपको वीडियो समझ में आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब समझता है जितना आप शेयर करेंगे ना उतनी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो लेके आऊँगा। आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 9205524028 पे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।